मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को जो कि 12 जनवरी 2023 को पेपर 1 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है विकास। ऑप्शन फर्स्ट है एक अनिरंतर प्रक्रिया है, सेकंड है एक क्रमिक प्रक्रिया है, थर्ड है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं, फोर्थ है वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि विकास को केवल वातावरण ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत कारक यानी दोनों ही प्रभावित करते हैं, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि कोई एक कारक प्रभावित नहीं करता है। साथ ही विकास जो है वो निरंतर प्रक्रिया है, अनिरंतर नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर होगा। विकास जो है एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक क्रम में होता है। सबसे पहले बच्चा जो है बैठना सीखता है, उसके बाद ही वो खड़ा होना, चलना और दौड़ना सीखता है। ऐसा नहीं है कि वो पहले दौड़ लेगा उसके बाद बैठना सीखेगा, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है। ऑप्शन फर्स्ट है वंशाणु, सेकंड है आनुवांशिकता, थर्ड है परिपक्वता और फोर्थ है विद्यालय। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। इसका विद्यालय जो है वो वातावरणीय कारक है, जबकि आनुवांशिकता, परिपक्वता और वंशाणु, जिसे इंग्लिश में हम लोग जीन्स भी बोलते हैं, ये सभी जो है वातावरणीय नहीं बल्कि आनुवांशिक कारक है। वातावरणीय कारक के अंतर्गत विद्यालय आ जाएगा, या फिर वो बाहरी वस्तुएं जो हमें बाह्य रूप से प्रभावित करती हैं वो है वातावरणीय कारक। अगला प्रश्न है बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है। ऑप्शन फर्स्ट है जनसंचार, सेकंड है सांस्कृतिक प्रचलन, थर्ड है विद्यालय और फोर्थ है परिवार। तो देखिए, इसमें से पूछा जा रहा है समाजीकरण का प्राथमिक कारक, प्रधान घटक, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और बाकी ये सभी जो है वो द्वितीय कारक हैं, यह प्रधान नहीं है। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है संवेदीगामक, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। संवेदीगामक जो पहली अवस्था है यह जो है वो प्राथमिक होता है और यह अनैच्छिक क्रिया यानी वैसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा से नहीं होती है, इसके लिए यह प्रधान है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 है जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट है केंद्रीयकरण, सेकंड है समायोजन, थर्ड है असंतुलिनीकरण और फोर्थ है संवेदन। तो देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि मौजूदा स्कीमा यानी जो वर्तमान में स्कीमा है उसे बदल देना है, उसे मॉडिफाई किया जा रहा है, तो क्या होगा। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। उस प्रक्रिया को हम लोग समायोजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पहले से आपको वर्ग के बारे में पता है और वर्ग के बेस पर ही यानी वर्ग के आधार पर ही आपने कुछ नई जानकारी एकत्रित की और उसके बाद आपने आयत का स्कीमा बनाया, तो यह क्या है, यह समायोजन है। उसी के आधार पर आपने कुछ नया सीखा। अगला प्रश्न है समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन फर्स्ट है जेरोम ब्रूनर, सेकंड है बीएफ स्किनर, थर्ड है लेव वाइगोत्स्की और फोर्थ है हार्वर्ड गार्डनर। यहाँ पर बात की जा रही है जेडपीडी की यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। तो यह जो सिद्धांत है, यह जो बात है वो लेव वाइगोत्स्की ने कहा था, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न फिर से लेव वाइगोत्स्की का है। देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने विकास को डैश से डैश में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। ऑप्शन फर्स्ट है स्कीमा और संप्रत्यय, सेकंड है सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं और अनुग्रहित प्रक्रियाओं, थर्ड है अनैच्छिक क्रियाओं और स्कीमा और फोर्थ है व्यक्तिगत क्रियाओं से बाह्य प्रक्रियाओं। तो हम लोग जानते हैं कि स्कीमा जहां कहीं भी दिख रहा है, स्कीमा की बात जीन पियाजे ने कहा था, न कि लेव वाइगोत्स्की ने, तो यह तो ऑप्शन बाहर हो गया। व्यक्तिगत क्रिया की बात नहीं की थी लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। उन्होंने विकास को सामाजिक स्तर पर सहभागी यानी हम समान रूप से सहभागिता करते हुए चीजों को सीखते हैं और अनुग्रहित जो हम समाज से लेते हैं, जो हमें संस्कृति के द्वारा मिलता है, उस प्रक्रिया के रूप में, उसे परिवर्तन के रूप में लेव वाइगोत्स्की ने विकास को परिभाषित किया था या फिर बताया था, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए डैश चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था। ऑप्शन फर्स्ट है फोर्थ, सेकंड में ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पर उनके चरणों की संख्या क्या है यह बताना है। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्टेज दिए थे और तीनों के अंतर्गत 2-2 चरण में उसे फिर से बांटा गया था, तो टोटल हुआ हमारा 6, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है समस्या समाधान, सेकंड है निर्देशित खोज, थर्ड है सहयोगी अनुमान और फोर्थ है कंठस्थ या स्मरण। तो हम लोग जानते हैं कि विद्यार्थियों में कंठस्थीकरण को या स्मरण करने को, रोट लर्निंग को हम ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि यानी IQ परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट है वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं, सेकंड है बुद्धिलब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है, थर्ड है बुद्धिलब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त हैं और फोर्थ है बुद्धिलब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। तो देखिए, बुद्धि लब्धि परीक्षण यानी IQ टेस्ट जब होता है तो इसमें सबसे जो प्रमुख समस्या है कि बुद्धि IQ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मापा जा सके, जिसके मेजरमेंट के लिए कोई एक तरीका हो। जैसे अगर हमें पानी को मापना है तो उसे लीटर में माप सकते हैं, अगर किसी दूरी को मापना है तो मीटर में माप सकते हैं, लेकिन बुद्धि को मापने के लिए ऐसा कोई निश्चित वो नहीं है, क्योंकि बुद्धि जो है वो ठोस नहीं है ना, हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, तो उसे मापने में एक निश्चित प्रकार की त्रुटि यही आती है कि हम कैसे मापें उसको। यह समस्या सबके सामने आता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। यह नहीं कह सकते कि सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है, क्योंकि जो भी लोग IQ टेस्ट करते हैं वो सभी लोग समाज से हैं और उनके अंदर पूर्वाग्रह होता ही है। साथ ही हम यह भी नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से विश्वसनीय है, क्योंकि पूर्ण रूप से विश्वसनीय तभी हो सकता है जैसे अगर हमने 1 लीटर पानी को माप के रखा है तो हम कहीं भी कह सकते हैं कि यह 1 लीटर ही है, चाहे उसे कोई भी मापेगा तो 1 लीटर ही होगा। लेकिन IQ क्या ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि ऐसे ही मापा जाएगा और हमें निश्चित आंसर मिलेगा, इसलिए पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, यानी एक ही चीज जैसे भाषा और विचार के संबंध में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत हो सकता है, मतभेद हो सकता है। जबकि जीन पियाजे का मानना है कि डैश और डैश को प्रभावित करता है, लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि डैश और डैश को निर्देशित करता है। यहाँ पर बात की जा रही है भाषा और विचार के मध्य संबंध की, तो यह जो जबकि है यह यहाँ होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में इसी टाइप से लिखा हुआ है तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने जो प्रश्न आया होगा वो इसी तरीके से होगा, इसलिए ऐसे ही समझने का कोशिश कीजिए। भाषा, सिंपल सा प्रश्न है कि भाषा और विचार के संबंध में लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे का क्या विचार था। तो जीन पियाजे का मानना था कि संज्ञान जो है वो भाषा को प्रभावित करता है और लेव वाइगोत्स्की का विचार था कि जो भाषा है वो विचार को प्रभावित करता है। यह हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर होगा जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञान जो है वो भाषा को प्रभावित करता है और लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि भाषा विचार को निर्देशित करता है, तो यह ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है जेंडर पूर्वाग्रह, सेकंड है जेंडर समता, थर्ड है जेंडर समानता और फोर्थ है जेंडर निष्पक्षता। तो देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि महिलाओं से ज्यादा प्रतिनिधित्व है पुरुषों का, तो इसे क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग पूर्वाग्रह कहते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। पूर्वाग्रह सही नहीं होता है, बल्कि जेंडर समानता होना चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए, यानी किसी में पक्षपात न करें। हम न तो अत्यधिक महिलाओं को बढ़ावा देंगे और न ही पुरुषों को देंगे, बल्कि इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक या शिक्षिका को ऑप्शन फर्स्ट है पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए, सेकंड है पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा कर देना चाहिए, थर्ड है केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थी की गति पर ध्यान देना चाहिए और फोर्थ है विद्यार्थियों के सीखने की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। तो कभी भी आपको जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो उसको आप लोगों को अनदेखा नहीं करना है, बल्कि उसी के बेस पर आपको पढ़ाना है। केवल जो अच्छे
मार्क्स पा रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, हम केवल उन्हीं पर ध्यान नहीं देंगे बल्कि सभी को समान रूप से देखेंगे। और सीखने की गति को अनदेखा अगर आप कर देंगे तो आपको टीचर फिर बनाया ही क्यों गया है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह, ऑप्शन फर्स्ट है, सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करे, सेकंड है, केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करे, थर्ड है, चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करे, और फोर्थ है, सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करे। तो कभी भी हम वार्षिक और अर्धवार्षिक जो परीक्षा होती है या फिर मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं, इसे सही नहीं माना जाता है, इसलिए तीनों ही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है कि वर्तमान में जो चल रही गतिविधि है, जो भी क्रियाकलाप गतिविधि कराए जा रहे हैं बच्चों को, उसके आधार पर उन लोगों का आकलन करना है। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है। ऑप्शन फर्स्ट है, अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देना से, सेकेंड है, खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से, थर्ड है, गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करने से, और फोर्थ है, रटकर याद करने यानी कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित करने से। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है। तो यह क्या है, एक से अधिक तरीके से सोचना, मतलब किसी भी चीज पर एकदम फिक्स होकर नहीं सोच रहे हैं कि बस एक ही तरीका हो सकता है समस्या समाधान का, अलग अलग तरीकों को खोज करना है। तो इसमें जो बाधा की संभावना है वो कब होगा, जब हम केवल चीजों को रटेंगे, क्योंकि जब हम रट रहे होते हैं तो हम उसके सॉल्यूशन पे, मतलब वो कैसे आया, कोई भी समस्या का समाधान हम अलग अलग तरीकों से कैसे कर सकते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते, बस रटते चले जाते हैं। तो इससे बाधा पड़ने की संभावना है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 15 प्रश्न जो कि 12 जनवरी को पूछे गए थे, और इनमें से अगर किसी भी प्रश्न में किसी को डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।